हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि आर्टिकल 52 से लेके 62 तक बिलोंग करता है और पार्ट 5 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके पहले मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया, डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और सारे भी आर्टिकल मैंने कवर किए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 52 के बारे में। 52 क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इसमें कहा गया है कि इंडिया का एक क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में कहा गया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं प्रेसिडेंट की, वो आर्टिकल 53 में है। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो आर्टिकल 53 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 54 के बारे में जानते हैं, जिसमें कहा गया इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा, इसके बारे में आर्टिकल 54 में डिस्कस किया गया है। ये मैं आगे बताऊंगी किस तरीके से इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। फिलहाल अभी इतना जानते हैं कि 54 में इलेक्शन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 55 के बारे में जानते हैं, तो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आर्टिकल 55 में है। इलेक्शन के बारे में 54 में, और मैनर ऑफ इलेक्शन यानी इलेक्शन किस तरह होगा, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो आर्टिकल 55 में बताया गया। आर्टिकल 56 के बारे में बात करते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जैसा कि हमें पता है कि प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। तो आर्टिकल 56 में बताया गया है टर्म उनका। आर्टिकल 57 में एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, यानी जो अगर कोई भी प्रेसिडेंट का कुछ ऐसा होता है तो री इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 के बारे में बताते हैं, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, यानी कोई भी पर्सन जो है प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या उसके अंदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो उसके बारे में 58 में बताया गया है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आर्टिकल 59 में बताया गया है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। तो प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए जो जो कंडीशंस होती हैं उसमें आर्टिकल 59 में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ हमें पता है कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो दिलाते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। वो आर्टिकल 60 में बताया गया है। आर्टिकल 61 में बताया गया है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हमें पता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है प्रेसिडेंट के लिए, ये जो भी हाई पोस्ट होती है उनके लिए एक इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है उनको। वो जो भी उनका पोस्ट होता है उसको छोड़ने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी अभी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 61 में है। 62 के बारे में बात करें तो टाइम ऑफ होल्डिंग एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जैसे कि कोई भी प्रेसिडेंट होगा वो रिटायरमेंट या फिर वो उसका जो टर्म है वो कंप्लीट हो रहा है, तो वो कैसे उसका फिर से री इलेक्शन होगा या फिर जो भी वैकेंसी है उसको कब तक फिल करना है, वो 62 में बताया गया। जैसे कि लिखा हो, बिफोर द 1 मंथ रिटायरमेंट ऑफ प्रेसिडेंट द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी बिगिन, यानी कि जैसे कि किसी भी प्रेसिडेंट का वो टर्म कंप्लीट हो रहा है उसके एक महीने पहले ही उसकी जो अगला इलेक्शन होगा उसकी जो प्रोसेस होगी वो एक महीने पहले ही शुरू कर दी जाती है। तो ये आर्टिकल 62 में बताया गया है। आर्टिकल 53 के बारे में जानते हैं। इसमें बताया गया था कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं प्रेसिडेंट के बारे में मैंने बताया था, मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो वो क्या है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर यानी प्रेसिडेंट की और कौन कौन सी पावर होती हैं। तो मेक ट्रीटीज़ विद द अप्रूवल ऑफ द सेनेट, वीटो बिल्स होते हैं, साइन बिल्स होते हैं, रिप्रेजेंट आवर नेशन इन टॉक विद फॉरेन कंट्रीज़। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी कंट्री में विज़िट करने से पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारा अगर कोई दूसरी कंट्री में विज़िट कर रहा है तो उसके पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रेसिडेंट जाते हैं, फिर उसके 1-2 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। तो ये होता है कि पहले प्रेसिडेंट जाएंगे उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। ठीक है, इन्फोर्स द लॉज दैट कांग्रेस पासेस, एक्ट एज कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग ए वॉर। ठीक है, उसके बाद कॉल आउट ट्रूप्स टू प्रोटेक्ट आवर नेशन अगेंस्ट एन अटैक, मेक सजेशन अबाउट थिंग्स दैट शुड बी न्यू लॉज, लीड हिज पॉलिटिकल पार्टी, इंटरटेन फॉरेन गेस्ट एंड रिकॉग्नाइज फॉरेन कंट्रीज, ग्रैंड पैर्डन। हमें पता है कि जो क्षमा करने का जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। नॉमिनेट कैबिनेट मेंबर एंड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस
and other high officials, appoint ambassador, talk directly to the people about problem, represent the best interest of all the people। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं? प्रेसिडेंट की होती हैं। और प्रेसिडेंट के अंदर पावर होती है एक, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है एक इमरजेंसी की भी, जैसा कि हमें पता है कि 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं। तो वो पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के ही पास होती है। तो ये याद रखना है। और कमांडर इन चीफ के बारे में बात करें तो अभी इस साल से जो CDS आ गया है, ठीक है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो वो चीफ होते हैं, अब तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनके चीफ वो हैं, लेकिन इसके पहले जो है प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 54 के बारे में बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इलेक्शन जो भी होता है प्रेसिडेंट का, उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? तो ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें इलेक्टेड मेंबर के बारे में बात की जा रही है, नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में नहीं बात की जा रही है। यानी अगर एग्जाम में कभी स्टेटमेंट दिया जाए कि ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो ये गलत स्टेटमेंट है। जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं सिर्फ वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। जो नॉमिनेटेड भी हैं, हमें पता है कि लोकसभा में 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, ओके। उसके बाद ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द 29 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यानी स्टेट असेंबली में जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो सांसद होते हैं या जो भी हमारे विधायक होते हैं, वो सारे लोग भी विधायक होते हैं, सांसद तो लोकसभा में होंगे। तो जो भी विधायक होते हैं, ठीक है, MLAs जो होते हैं, वो सारे लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल डोंट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, जैसे कि हमारे 7 स्टेट्स में क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ ही स्टेट में है, सारे स्टेट में नहीं है। तो 7 स्टेट में कौन कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, UP, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, ठीक है। तो इन जगह क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन में। ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, हमें पता है कि जो UTs होती हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होता, लेकिन 2 ऐसी UT हैं जहाँ पे होता है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो वहाँ के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और ये अमेंडमेंट किया गया था, 17th अमेंडमेंट था 1992 में। आर्टिकल 55 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्ट्स बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय द मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। तो ये याद रखना है कि क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये प्रोसेस होती है इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट होने में, ठीक है। आर्टिकल 58 के बारे में जानते हैं। तो मैंने बताया था कि जो भी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो मेंशन किया गया आर्टिकल 58 में। तो सबसे पहले तो कम से कम 35 साल का होना चाहिए अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का। एंड मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई भी ऐसी जॉब या ऐसा कोई भी पोस्ट उसे नहीं होना चाहिए जिससे वो गवर्नमेंट का जो भी होता है उसका लाभ ले रहा हो, ऐसा कोई पोस्ट नहीं होना चाहिए। एंड एलिजिबल टू इलेक्ट इन लोकसभा, तो लोकसभा का जो भी इलेक्शन होता है उसके लिए वो क्या होना चाहिए? एलिजिबल होना चाहिए। उसके बाद मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया का, तो ये भी याद रखना है। आर्टिकल 59 के बारे में बात करते हैं। तो कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है, आर्टिकल 59 में दिया गया प्रेसिडेंट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। एंड ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द स्टेट, यानी जो हाउस होते हैं स्टेट के, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका भी मेंबर नहीं होना चाहिए। एंड इफ़ इट इज़ शोन देन आफ्टर द अपॉइंटमेंट हिज मेंबरशिप विल बी एंड फ्रॉम द पर्टिकुलर हाउस, मतलब अगर वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया जाता है तो उसकी जो भी मेंबरशिप रहेगी वो ख़त्म कर दी जाएगी, चाहे वो लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो या फिर स्टेट में हो। आर्टिकल 61 के बारे में बात करते हैं। तो इम्पीचमेंट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के बारे में है, ठीक है। तो इम्पीचमेंट क्या है? प्रेसिडेंट में ऑल्सो बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म थ्रू इम्पीचमेंट फॉर वॉलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो अगर कोई भी प्रेसिडेंट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है तो वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस से बिना अपने टर्म को कंप्लीट किए वो हटाया जा सकता है। द प्रोसेस में स्टार्ट इन ईदर
ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी हाउस से जो है स्टार्ट हो सकता है, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो किसी भी हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। एंड द हाउस इनिशिएट्स द प्रोसेस बाय लेवलिंग द चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। उसके बाद इट कैन बी इम्पोज वंस इन द टर्म पीरियड, यानी सिर्फ एक बार किसी भी प्रेसिडेंट के सिर्फ टर्म पीरियड में सिर्फ एक बार इसको इम्पोज किया जाता है, बार बार इसे नहीं किया जा सकता है। एंड विद द मिनिमम 50 मेंबर्स रिटन रेजोल्यूशन एंड द 1/4 मेजॉरिटी ऑफ द पर्टिकुलर हाउस, एंड इट कैन बी सेंड टू द प्रेसिडेंट विद द 14 days अर्लियर नोटिस। यानी जो भी हाउस इसे स्टार्ट कर रहा है, कम से कम 50 मेंबर का रिटर्न रेजोल्यूशन होना चाहिए, 1/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए ऑफ द पर्टिकुलर हाउस, और जो प्रेसिडेंट है उसको 14 days पहले से नोटिस भेजना है इम्पीचमेंट का। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास क्या चॉइस होती है, या तो वो रिज़ाइन कर दे, और रिज़ाइन करके किसे देते, वाइस प्रेसिडेंट को। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रेसिडेंट जब रिज़ाइन करता है तो वो किसको देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट जब देता है तो प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट पे हम पढ़ेंगे। या फिर उसके पास एक और ऑप्शन होता है कि उसे इम्पीचमेंट फेस करना होगा। ठीक है, इफ़ द प्रेसिडेंट विल नॉट give resign, then impeachment will pass by the 2/3 majority from where it has started, and then it will send to the other house and the next house will investigate it. okay, तो जिस हाउस से स्टार्ट हुआ है उसका 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, उसके बाद उसे अगले हाउस में भेजना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन कम हियर टू प्रेजेंट हिज पॉइंट। इफ द नेक्स्ट हाउस विल पास इट 2/3 मेजॉरिटी देन इम्पीचमेंट विल सक्सेसफुल। यानी अगर नेक्स्ट हाउस भी उसे पास कर देता है 2/3 मेजॉरिटी से, तो इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, and now the president has to leave his post immediately and vice president will hold the post of प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट हट जाता है तो उसकी जो पोस्ट होगी वो कौन लेता है, वाइस प्रेसिडेंट लेता है। एंड विद इन 6 months न्यू प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड, यानी फिर से अगले 6 महीने तक क्या होना चाहिए कि जो नया प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये था प्रेसिडेंट के बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।